तिजोरी में भर के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डाल रहे हो आप। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप फिजिकल गोल्ड में जाना सही पर्याय नहीं है। आपको जाना होगा डिजिटल गोल्ड में। हम लोगों ने इतना गोल्ड दबा के रखा है, अगर हमारी औरतें अगर ठान लेना, हमारी लेडीज अगर ठान लेना तो ये ट्रम्प 500 नहीं 5000% लगाएगा ना, तब भी भारत विश्व गुरु कहलाएगा। गोल्ड ETF दैट्स अ बेटर ऑप्शन ईच एंड एवरी पर्सन। जो बंदा 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है वो भी हर महीने 500 रुपये का गोल्ड का ETF ले सकता है। ETF की अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन अगर किया जाए तो सर क्या लग रहा है कि क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से? क्योंकि आगे के 5 साल जो मैं देख रहा हूँ, जो सिचुएशन मार्केट में तैयार हो रही है, उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड से, आपके शेयर बाजार से भी बहुत बड़ा रिटर्न आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। चांदी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, अगर आप मानो तो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, तो चांदी के रेट वहाँ पर धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपका कोई भी टेक्निकल वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर आप चांदी को कैसे क्या बोल सकते हो कि इतना रिटर्न आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि अगर आप मेटल में, कमोडिटी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसको बेहतर बनाया जाए। कौन कौन से टिप्स आप तक पहुंच सके जो आपकी जो जर्नी होती है इन्वेस्टमेंट की वो बेहतर हो सके। हालांकि मेटल में जब भी हम बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर बेहद खास हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस साल ये रिटर्न दे रहे हैं उससे निवेशक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ ग्राहक थोड़े नाराज़ भी हैं क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी इनमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खास होने वाला है, और वो है डिजिटल इन्वेस्टमेंट। कि किस तरीके से डिजिटल गोल्ड में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी ये कोशिश होगी कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप निवेश करने के तरीके जानना चाहते हैं, कोई कमी खामी होती है, जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं उनसे कैसे बचा जाए और निवेश के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है महेंद्र लूनिया, जो विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन हैं। महेंद्र जी, देखिए, डिजिटल गोल्ड ने, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कमोडिटी मार्केट ने आपकी ज़िंदगी भी बदली है। तो आज जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं सर, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम डिजिटल गोल्ड को लेके ही बात करेंगे और थोड़ा बहुत आपकी जर्नी से भी सीखेंगे कि कैसे डिजिटल गोल्ड में निवेश करके आपकी ज़िंदगी तो संवरी, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको कुछ टिप्स दिए जाएँ। थैंक यू संजय जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया और आपके दर्शकों के साथ रूबरू करने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू। महेंद्र जी, जिस तरीके से डिजिटल गोल्ड की जो ये आंधी आई है, मैं सर आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे व्यूवर्स को ना आज भी ये पता नहीं है कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है। मैं जानना चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं कि आखिर ये डिजिटल गोल्ड क्या है सर? डिजिटल गोल्ड माने, अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊँ तो आपने शेयर्स मार्केट में शेयर्स देखे हैं अभी? आजकल कोई शेयर मार्केट में शेयर्स लेके ऐसे खड़े होके बेचता नहीं है, रिलायंस ले लो वगैरह वगैरह, तो वो आपने डिमोटलाइज देख लिया आपने, बराबर है। उसके बाद आपने 2017 के बाद, नोटबंदी के बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि काफ़ी सारे आपकी जेब में से रुपए भी कम हो गए। अब तो वो UPI आ गया आपका। बिल्कुल। कुछ इस प्रकार से ही आपका जो गोल्ड का फॉर्म है वो डिजिटल में आएगा। तो आप जब गोल्ड खरीदोगे तब कई सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से कुछ एक चीज़ें लेके आती है। जैसे कोई कंपनी आप जितना गोल्ड खरीदते हो उतना ही गोल्ड सिक्योर्ड वॉलेट में रख देती है। तो वो थर्ड पार्टी, जैसे हम इसे गारंटी बोलते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं, ट्रस्टीशिप बोलते हैं, वो लोग आ जाते हैं और वो उस वॉलेट को सिक्योर्ड करते हैं। तो आप जो गोल्ड खरीद रहे हो बाहर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लेके रख दिया जाता है। ये एक प्रकार हुआ। अच्छा। हमारी जैसी कंपनियां, आपने जो गोल्ड लिया है उसे हम MCX पे हेज करते हैं, ये दूसरा प्रकार हो गया। और कोई ज्वेलर्स जो है, आमतौर पे ज्वेलर्स, वो आपके लिए उतना गोल्ड अपने ट्रेडिंग में रख देते हैं।
अच्छा। तो ये सभी चीज़ें हो गई जो डिजिटल फॉर्म में आई है। अच्छा। अगर रेगुलेट होता है ये पूरी सिस्टम अगर रेगुलेट होती है तो कस्टमर को काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिलेगी। जैसे उन्हें कन्वीनियंस मिलता है आज भी 24/7 आप कभी भी गोल्ड खरीदिए। मान लो आपको किसी को आपको बच्चे को आपके मान लीजिए आपके घर में कोई नया बच्चा आया है उसे आप पहले क्या था हम 100 रुपये देते थे 200 रुपये देते थे 500 रुपये देते थे आज के दौर में। अब आप क्या करिए डिजिटल गोल्ड लीजिए और उसके नाम पे एक अकाउंट खोल के वहाँ पे 500 रुपये का गोल्ड खरीद दीजिए। अच्छा। तो इतना आसान होने जा रहा है आजकल। तो 50 रुपया 100 रुपया का गोल्ड भी लोग कभी भी कहीं भी 24/7 खरीद सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस आपको मिलता है डिजिटल गोल्ड में। अच्छा। क्योंकि क्या है ना कि फिजिकल गोल्ड आप पहले क्या था देखिए भारत में पूरा गोल्ड यानी कि प्रॉस्पेरिटी गोल्ड यानी कि प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता का समृद्धि का प्रतीक रहता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे लेके जा रहे हैं परंपरा और आधुनिकता का मिलाप ये डिजिटल गोल्ड में आप देखते हो। तो डिजिटल गोल्ड इस प्रकार से वर्क होता है आप कभी भी खरीद सकते हो कभी भी बेच सकते हो 24/7 आपकी लिक्विडिटी रहती है। इतना बढ़िया काम होता है और यहाँ पर बाकी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे काफ़ी सारे खर्चे कम हो जाते हैं अगर आप जीएसटी नहीं लेते क्योंकि आपने फिजिकल गोल्ड हाथ में लिया ही नहीं है। हाँ। उसके बाद जब आप बेचने के लिए जाते हैं कई बार आपने देखा रहेगा ज्वेलर्स के जो प्राइजेस है खरीदने के अलग रहते हैं बेचने के अलग रहते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ये चीज़ें नहीं होती जो सामने रेट है वही रेट आपको मिल जाता है। तो इतना आसान इतना ट्रांसपेरेंस इतना क्लियर कारोबार इस डिजिटल गोल्ड में होता है। सर इसमें थोड़ा डिटेल में जाने से पहले ना मैं आपसे एक जनरली सवाल पूछना चाहूँगी जैसे कि गोल्ड को लेकर अक्सर कई सारे एक्सपर्ट्स से मैं बातचीत करती रहती हूँ क्योंकि देखिए आज के वक्त में जो हम तेज़ी देख रहे हैं सर इस बार पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं महेंद्र जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाख से तो पार चल ही रहा है सोना। तो ऐसे में त्यौहार भी नज़दीक है। देखिए दिवाली का त्यौहार हमारे देश में कितने अच्छे से मनाया जाता है पारंपरिक त्यौहार है। तो कई लोगों के सवाल ना ये होते हैं कि इस दिवाली पे सोना कहाँ तक पहुँचेगा। डिजिटल गोल्ड पे हम बातचीत करेंगे आगे लेकिन पहले मैं आपसे रेट को लेके बातचीत करूंगी कि सर आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे कि सोना कहाँ तक जाने वाला है। इस दिवाली में ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है अभी 1 से 1.5 महीना रह गया है। लेकिन फिर भी आप 1,09,000 के रेट के दरमियान आप गोल्ड देखोगे 1,09,000 10,000 के दरमियान आप गोल्ड के रेट देख सकते हो जो कि अभी 3-4 हज़ार तो चल रहे हैं। हाँ। तो 5-1 हज़ार से और बढ़ेंगे डिमांड और भी उभर कर आएगी। लेकिन भारत में कि त्योहारों के कारण या बाकी चीज़ों के कारण गोल्ड के रेट नहीं बढ़ते हैं। ये रेट बढ़ते हैं बाहर की दुनिया में होने वाले आपदा के कारण या तो फिर अनसर्टेनिटी के कारण। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर प्रेशर कर रही है। तो अभी प्रीमियम जुड़ता जा रहा है हर एक चीज़ का। अगर आपने देखा रहेगा 2-2 3-3 युद्ध चल रहे हैं उसका प्रीमियम लगा हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ी चीज़ टैरिफ की बात हो रही है। तो वो भी चीज़ें आ रही है। उससे भी बड़ी चीज़ आने वाली है जो है अमेरिका का डेप्ट 37 ट्रिलियन डॉलर्स का उनके ऊपर का कर्जा। हाँ। और एक व्यापारी अगर आप किसी व्यापारी को पूछते हो वो भी कर्जा लेता है। वो यानी कि आमतौर पे कर्जा लेता है तो उसे रोल ओवर भी करता है। तो रोल ओवर करना माने क्या कि मेरा अगर मान लीजिए 1 करोड़ का रुपए का कर्जा चल रहा है और मुझे अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे ब्याज तो देना पड़ेगा। तो सिमिलर थिंग अमेरिका को भी 37 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है उसके ऊपर का आई थिंक 15 to 17 ट्रिलियन का डॉलर का रोल ओवर करना पड़ेगा यहाँ पर अभी। तो ये करने के लिए ये जो ट्रम्प साहब इतना जो छटपटा रहे हैं या तो फिर ये चीज़ें कर रहे हैं उसका कारण यही है। रोल ओवर निकालने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले। तो ये कहीं ना कहीं से भी खड़ा करना है उनको। दैट्स वाई उन्होंने फेडरल के चीफ को भी बोला इंटरेस्ट रेट कम करो वगैरह 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 चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें होने ही वाली है रेट बढ़ने ही वाले हैं। अभी तो आपने देखा रहेगा कि 3500 को भी पार कर दिया। कल के डेट में 3500 भी पार किया था। यहाँ पर 3600-700 का स्तर भी आप देख पाओगे। उसकी बदौलत आप गोल्ड का रेट 1,09,000 से लेकर 1,15,000 तक आप देख पाओगे इस साल के अंत तक। तो ये साल का अंत आपको हो सकता है 1,09,000 से 1,15,000 के बीच रहे।
तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन महेंद्र जी, कमी की कोई आशंका नहीं है? मतलब देखिए, अब जैसे बीच में चल भी रहा था कि शायद हो सकता है कि गोल्ड में कमी देखने को मिल सकती है, आधे रेट में गोल्ड पहुंच सकता है। हालांकि ये तो सपने जैसा हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं लगता कि गोल्ड या फिर चांदी में कुछ कमी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? नहीं होगी, उसका रीज़न है, देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा रहा था पहले 3 से 4 महीने पहले, क्योंकि हर एक टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा था कि गोल्ड के प्राइस गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर जाके बात वही कर रहा था कि फंडामेंटल्स इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये चीज़ देखते हो ना कि क्यों नहीं दे रहे, कि इतने सारी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो आपके टेक्निकल के हिसाब को कहीं ना कहीं तो एक सपोर्टिव चाहिए फंडामेंटल्स का, जो कहीं पर भी है नहीं। तो गिरने की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। अगर गिरा भी तो फिर भी 98,000 से नीचे मुझे नहीं लगता गिरेगा, लेकिन वहां तक भी जाने की अब मुझे संभावना नहीं दिखती। तो सर, जिस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें देखने को मिल रही है, लगातार हम देखते हैं कि एक तरफ ETF गोल्ड, फिर एक तरफ डिजिटल गोल्ड, फिर कई सारे ऑप्शन आजकल मार्केट में देखे अवेलेबल हैं। आप किस और हमारे व्यूवर्स को या इन्वेस्टर्स को किस और भेजना ज़्यादा सही मानेंगे कि किस और उन्हें डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या फिर न्यू बिगनर है? सर, मैं 2-3 चीज़ों का एक अलग अलग आंसर दूंगा मैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर पुराने लोग हैं तो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है गोल्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं ये क्वेश्चन हर बार मेरे हर पॉडकास्ट या चैनल्स पे बात ये करता हूँ मैं, कि आप मुझे बताइए कि अगर आपने 20 साल पहले गहने लिए हुए हैं, आपकी माँ ने आपके लिए लिए हैं, तो क्या वो डिज़ाइन आपके लिए आज उतना मायने रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि माँ ने लिए है इसलिए आप उसे संजोगे रखे हो। लेकिन एक चीज़ है ना, एक सर्टन टाइम आता है जहाँ पर आपको ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने लिया था आपके लिए, आपकी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, तो उसे आप वो उठा के अगर सिर्फ तिजोरी में भर के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डाल रहे हो आप। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, जो आज के जो मीडियम स्तर के जो कारोबारी या युवा हैं, उनके लिए अगर आप मैडम एक सिंपल उदाहरण दूं मैं आपको, कि मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, ये ग्लास का मैन्युफैक्चरर है कोई, और उन्हें एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ रही है, बहुत बड़ी ऑर्डर आई है, तो उनके लिए पैसा ज़रूरी है, और पैसे के लिए वो जाएगा बैंक के पास। बैंक में आज बिजनेस लोन आपको 10-12% से नीचे नहीं मिलेगा, बराबर है। लेकिन वही अगर उसका कोई दोस्त है जो US यूरोप में बैठ रहा है, वहाँ पर अगर उसे भी यही चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर क्या रेट पे मिलेगा लोन? तो वो मिलेगा 3 से 3.5% के रेट पे। अब जो ये दोनों भी बनाएंगे और आपके सामने अगर कोई कोटेशन देंगे दोनों भी, तो किसका कोटेशन भारी मात्रा में आप, यानी कि आप कैसे अप्रूव करोगे? बट ऑफिस आप बाहर के बंदे का करोगे। उसका रीज़न क्या है? उसका ओवरहेड कम हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बाहर के देशों में गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रहती है, वो लोग खरीदते नहीं है। अपन क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन उसका कोई लिक्विड, यानी कि उसे अपन मार्केट में रोलिंग नहीं करते। इतना सारा गोल्ड लेके आते हैं, आपको पता ही नहीं पता, लेकिन भारत हर साल 800 से 900 टन गोल्ड 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। RBI लगातार कर रहा है जिस तरीके से। RBI तो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन देश में हम लोग उतना गोल्ड लेके आते हैं, उसके बाद उसमें से 30 से 35% के गहने वगैरह बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन फिर भी आधा गोल्ड तो आपने उठा लिया और उसे कहाँ पे रख दिया आपने? आप तो पहनते नहीं हो, बराबर है, तो आपने कहाँ पे रख दिया? आपने तो तिजोरी में रख दिया। तो यही चीज़ें हो रही है। हर साल हम 2-5 लाख करोड़ का सोना लेके आते हैं और वो सिस्टम में से उतनी लिक्विडिटी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इतनी लिक्विडिटी ख़त्म करते हैं तो क्या होगा? लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं पैसों की, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ना। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने में भी फिजिकल गोल्ड का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होते हो, अगर आप मान लीजिए गोल्ड बीज लेते हो, तो क्या होगा? गोल्ड बीज आपके लिए आपके डीमैट में यूनिट्स देखेंगे, लेकिन वो पैसा मार्केट में तो आ रहा है। आपके लिए मार्केट में वहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है, लिक्विडिटी तो बढ़ रही है। इसे मैं और एक चीज़ से बताना चाहूँगा, मैं आपको, नोटबंदी हुई थी, काफ़ी सारे घर में से पैसे निकल के आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाओं की थी सिर्फ,
काफ़ी सारे पैसे आ गए, लेकिन सिस्टम में 14 लाख करोड़ रुपए आ गए। वहाँ पर से नोट बदल के चले गए वापस, 12.5 लाख करोड़ रुपए वापस गए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा। तो मात्र 1.5 लाख करोड़ अगर सिस्टम में रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप देखते हो कि पहले का हाउसिंग का रेट था 11%, नोटबंदी के बाद ये हो गया 8%। मात्र 1.5 लाख करोड़ से अगर इतना रेट गिर जाता है, तो जरा सोचिए मैम आप कि 140 करोड़ की जनता है। मैं अगर हर घर में 5 लोग पकड़ता हूँ तो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड है, और हर एक घर में मैं आपको लिख के देता हूँ कम से कम एवरेजली 200 ग्राम होता है। कोई भी एक महिला है उसके पास तो 100-200 ग्राम तो आराम से निकलता है। उसकी सास है तो उसके पास 100-200 ग्राम निकलता है। उसकी अगर बेटी है, बच्चे, तो उसके लिए उन्होंने 50 ग्राम करके रखा है। पुरुषों ने 100-200 ग्राम बना के रखा है। कुल मिला के आधा किलो हो जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये मध्यम वर्गीय का है, लेकिन अगर निचले और ऊपर वालों को भी अगर एवरेज कर दे तो फिर भी 200 ग्राम तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके कारण पूरे देश में तकरीबन 25,000 से 50,000 टन गोल्ड जो किसी प्रोडक्टिव यूज का नहीं है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड आपके हिसाब से बेहतर नहीं है, जो लोग इसमें जाते हैं और अपने स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ है। और एक चीज, आप जब फिजिकल लेते हो जीएसटी देते हो, बराबर है, बेचने के लिए जाते हो रेट अलग मिलता है आपको। आपका रेट क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले गोल्ड लिया था, अब बेचने के लिए जा रहे हो तो गोल्ड का रेट बढ़ा है, इसलिए आपको ये बीच में की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आपका क्या हुआ, 50 में लिया था, आज 1 लाख रुपए चल रहे हैं, आप तो उसी में खुश हो कि मेरा तो डबल हो गया। लेकिन बेचने के लिए जाओगे उसका रेट का डिफरेंस कौन देगा। दूसरी चीज़, जब गहने बनाते हो तो वो 22 कैरेट में बनते हैं, ना कि 24 कैरेट में, तो उसका रेट का भी फर्क है। तो 22 कैरेट माने 8% उसमें मिलावट है। किस चीज़ की मिलावट है? 4% की कॉपर है, 4% की चांदी है। अब इन दोनों के भी रेट देख लेते हो आप, तो इन दोनों की भी रेट 1200 रुपये किलो से कॉपर है और 1 लाख 1.25 लाख रुपये किलो से चांदी है। लेकिन आप किस रेट पे ले रहे हो उन्हें? 1 लाख रुपए के रेट से ले रहे हो आप, सॉरी 1 करोड़ के रेट से ले रहे हो ना। गोल्ड का रेट तो 1 किलो का 1 करोड़ है, इस रेट में जा रहे हो आप। ये किधर देखते हो आप? मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर या किसी के ऊपर मुझे ये तंज नहीं कसना है मुझे, लेकिन ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप फिजिकल गोल्ड में जाना सही पर्याय नहीं है। आपको जाना होगा डिजिटल गोल्ड में। लेकिन महेंद्र जी देखिए, हमारे देश की एक तो आबादी इतनी है, दूसरी चीज़ की आप पर्टिकुलर, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सुन रहे हैं इस वक्त, हमें देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। लेकिन आप, जैसे कि आप खुद ही बोल रहे थे कि आज भी कई माताएं, कई पुराने जो बुजुर्ग हैं, उनका इमोशन वो जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टोर करके, जो आज से कई साल पहले जब गोल्ड सस्ता था, उन्होंने स्टोर करके वो रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आज वो खुश हो रहे हैं कि ठीक है रेट इतना बढ़ गया लेकिन हमारे पास वो सेविंग है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी जो बात है वो बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, बढ़ते हुए अगर मैं एक दूसरा उदाहरण दूँ आपको, मान लीजिए आपने एक पौधा लगा दिया है और आम का पौधा लगाया है और वो बहुत बड़ा वो भी हुआ है और आम आए हुए है उसे, आप उसे देखना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे? आप मुझे जवाब दीजिए। आपने आम का पौधा लगाया है, आम आए हुए हैं, आप उसे देखना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे? बिल्कुल खाना। तो फिर आप खाओ ना, खाने से मिठास आएगी मैम आपको। तो गोल्ड अगर आप जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, आप अपने निजी यूज में यूज नहीं करोगे, आपकी ज़रूरतों में यूज नहीं करोगे, तब तक को उस चीज़ का कोई महत्व है ही नहीं। ये कुछ ऐसा हुआ कि हम बस सपने में जी रहे कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे घर में दाल चावल नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए ना थोड़ा सा, अगर आपको ये चीज़ें देखनी है, आपके बच्चे अगर चाह रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कुछ एक बिजनेस शुरू करने हैं और उनको अगर पैसा अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है और आप घर में 5-50 लाख रुपए दबा के रखे हो, तो ये कहाँ से चीज़ होगी? ये अच्छी चीज़ है? आप ही मुझे बताइए। तो आपको भी समय अनुसार बदलना पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको उसका तरीका बदलना होगा।
हो सकता है कि आप वो गोल्ड डिजिटल में लेके जाओ, उसके ऊपर आप कर्जा ले लो, वो आसानी से मिल जाता है आपको, कम रेट में मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप डिजिटल में जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लो ही मत, गहने हैं, शौक की चीज़ है, ज़रूर लो, लेकिन आप मुझे बताओ आज की सामाजिक स्तर वो रहा है क्या? आप पूरे गहने पहन के अगर आप जाते हो रास्ते से, आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ना कि आप प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होगा आपको थोड़ा सा, और ये चीज़ देखनी भी होगी, हमें कितना रखना है, कितना यूटिलाइजेशन करना है, ये चीज़ें सीखनी होगी। जब सीखेंगे तभी तो चीज़ें कर पाएंगे हम, या हम देश को आगे लेके जा पाएंगे। एक चीज़ सिंपल, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर गोल्ड खरीदा नहीं जाता, लेकिन हम लोगों ने इतना गोल्ड दबा के रखा है। अगर हमारी औरतें अगर ठान लेना, हमारी लेडीज़ अगर ठान लेना, तो ये ट्रम्प 500 नहीं 5000% लगाएगा ना, तब भी भारत विश्व गुरु कहलाएगा, अगर हमारी महिलाओं ने ठान लिया तो। क्योंकि वो गोल्ड निकालने नहीं देती, क्योंकि इमोशन आड़े आता है। यही चीज़ है मैम। बिल्कुल सर, आपने फिजिकल गोल्ड को लेके तो कई सारी एडवाइस लोगों को दे दी है कि थोड़ा फिजिकल से हट के डिजिटल की तरफ जाओ। मैं इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे सर, अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो आपके हिसाब से अभी देखिए ETF का भी तेजी से हम देख रहे हैं कि आंधी चल रही है, डिजिटल को लेके भी आप लगातार एडवाइस कर रहे हैं। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगी कि सर अभी क्या चीज़ सुटेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर वो दाव लगा सकते हैं सर? डिजिटल गोल्ड में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अभी रहा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उसे बंद कर दिया है, तो ये पर्याय हमारे लिए बंद हो चुका है। लेकिन गोल्ड ETF दैट्स अ बेटर ऑप्शन ईच एंड एवरी पर्सन। जो बंदा 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो भी हर महीने 500 रुपये का गोल्ड का ETF ले सकता है, क्योंकि 100 रुपये के दरमियान आ जाता है एक यूनिट, तो वो आसानी से खरीद सकता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, MCX में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन रिस्क है वहाँ पे। अच्छा। इसके लिए आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आपके ब्रोकर से आपको बात करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप MCX में काम कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड के फॉरम हैं, जैसे हम विघ्नहर्ता गोल्ड है, या तो फिर बाकी ज्वेलर्स है, या तो फिर बाकी कंपनियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आए। इसे समझिए आप, कहाँ पे है, क्या है, एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, मुझे चार्जेस क्या लगाने वाले हैं वो लोग। ये सभी चीज़ें देखकर अगर आप देखते हो कौन है, कौन सी कंपनी है, क्या उसकी विश्वास आ रहता है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर रेगुलेटरी नहीं है। जो हम हमेशा हर चर्चा का मेरा मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से रेगुलेटरी लाना चाहिए, तो ये है नहीं अभी। तो यहाँ पर आपको सजग होना होगा, इन्वेस्टर को देखना होगा कि कौन सी कंपनी के कौन से डिजिटल में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या वो रिलायबल है, क्या वो मेरा रिटर्न दे पाएगी, क्या उनका काम वैसा है, कहाँ पे वो रख रहे हैं आपका गोल्ड, या तो फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो भी चेक करें आप। तो ये बहुत आसान है आपके लिए अभी आज के डेट में, हर एक बंदे के लिए, क्योंकि हर एक ज्वेलर ने भी अपने अपने वॉलेट लेके आए हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं जहाँ पर कर सकते हो आप गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं साइबर हैकिंग जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो फिर ये कहीं रिस्क में तब्दील नहीं हो सकता कि मतलब थोड़ा एक रिस्क भी है? अभी काफ़ी सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इसके, तो ये बैंकिंग का जिस प्रकार से हैकिंग सिस्टम रहता है, या तो फिर उनका सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, वो ग्रिड रहता है, नेशनल ग्रिड रहता है, बैंकिंग ग्रिड रहता है, उसी तर्ज पे, उसी के लेवल पे ये अपने अपने सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनक्रिप्टेड है। तो ये सभी चीज़ें देखो, हैकिंग आज के दौर में मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आपको सिक्योर्ड मिल रहा है यहाँ पे। आप बैंक में भी देखे हैं आपने कई बार कि बैंक में भी कई बार हैकिंग हो जाता है या अटैक हो जाता है, लेकिन वो सिस्टम उतनी बढ़िया लगा हुई है, तो वो 1000 या 10,000 बार अटैक होगा तब जाके एक आध बार वो चीज़ें होगी। इतने उच्च स्तर की सुरक्षा लोगों ने बना के रखी हुई है। यस, हम लोगों ने भी वैसे ही बना के रखा हो। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, आप वो देख के ही आपको करना पड़ेगा। 100% यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा
कि हैकिंग में आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप वो कंपनियां देखकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। महेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये कि म्यूचुअल फंड भी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कई तरह के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, एसआईपी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ईटीएफ की अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन अगर किया जाए तो सर क्या लग रहा है कि क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से? फाइनेंशियल प्लानर्स जो है, जो लोग आपको एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका भी एक कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक हिस्सा होना चाहिए, मे बी 20-25% तक होना चाहिए, 15-25% तक होना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर हो, डिजिटल फॉर्म में ही हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस, म्यूचुअल फंड बाकी के हो सकते हैं आपके लिए अच्छा है, लेकिन अभी के दौर में, यानी कि इसके पहले के 2 साल और आगे के, मुझे लगता है कि 3 से 4 साल, मुझे नहीं लगता कि आपका शेयर मार्केट आपको हाथ दे पाएगा या आपको रिटर्न दे पाएगा जितना रिटर्न आपको गोल्ड दे पाएगा। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि आगे के 5 साल जो मैं देख रहा हूँ, जो सिचुएशन मार्केट में तैयार हो रही है, उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड से, आपके शेयर बाजार से भी बहुत बड़ा रिटर्न आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। आई प्रिडिक्ट, मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे के अगर आप 28 का फर्स्ट क्वार्टर देखो, आप लिख लेना मैडम कि सोने के भाव 1,68,000 तक जाएंगे। 2030 फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखते हो, आप लिख लेना 2,42,000 रुपया जाएगा। तो इतने गोल्ड बढ़ेंगे, उसके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज जो है वो आपको आज के दौर में अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो दैट्स वाई आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए डिजिटल फॉर्म में, ना कि अभी के लिए म्यूचुअल फंड में। या तो मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड का जो स्तर 75% और हम गोल्ड का 25 बोल रहे, इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए आप, मे बी 40-60, 40-60 कर दीजिए आप। 40% आप गोल्ड में डालिए, 60% आप बाकी अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कर सकते हो आप। सर, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इनको बीट करने वाला है, मतलब गोल्ड इन्वेस्टमेंट इनको बीट कर सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, देखिए अभी हम, सोना तो सोना है सर, चांदी भी अपना तेवर दिखा रही है इस बार, तो चांदी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रही है, और सोना देखिए इतना अच्छा रिटर्न मुझे लगता नहीं अभी तक किसी भी साल में दिया होगा, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35% अब तक रिटर्न दे चुका है सोना। मैं कंपैरिजन करूं सर, आप किस ओर जाना चाहेंगे, चांदी की ओर या फिर सोने की ओर? और आप अगर सोने को चूज करते हैं तो आखिर क्या इसके पीछे रीजन है, और चांदी भी बेहतर हो सकती है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? मैं गोल्ड को ही चूज करूंगा। रीजन ऐसा है कि काफ़ी सारे सिनेरियो अभी भी खराब होने की कगार पे है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल अभी भी चुप बैठने वाला है, ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा तो फिर से प्रीमियम लगना है। अमेरिका डेप में बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि टैरिफ के कारण वो जितनी दूर था वो उल्टा जल्दी आ गया है, तो वहाँ पर के भी आपको प्रीमियम लगने हैं। तो ये सीन्स कहीं पर भी बदलने वाले नहीं है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी जो है वो स्पेकुलेशन बहुत होता है चांदी में। अगर आप देखते हो ना कभी, तो चांदी के रेट एक दिन में आपको 10-15 हज़ार रुपये बढ़ते हुए देखेंगे या 10-15 हज़ार रुपये गिरते हुए देखेंगे। आप देखते हो कि 2-2 साल में चांदी 30-30, 50-50% नीचे आया है, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा कि गोल्ड इतना गिरा हुआ है। अगर आप देखते हो ना, जब भी गोल्ड की बात होती है, मुझे एक डिबेट ऐसा था कि 2013 और 2019 तक लोगों का कहना था कि गोल्ड के रेट बढ़े ही नहीं, लेकिन आपने कहाँ पर के देखिए, आपने देखे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जहाँ पर $2200 से गिरकर $1400 तक नीचे आया और फिर से $2200 तक आया, तो आपने वहाँ पर देखा। लेकिन उसी टाइम पे आपने इंडिया में देखा क्या कि डॉलर की प्राइस $42 से लेकर $82 तक आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ, गोल्ड की प्राइस तो बढ़े ना आपकी। तो गोल्ड ने आपको देना था वो रिटर्न दे चुका और दे रहा है। चांदी ऐसा नहीं होते। चांदी आपने देखा रहेगा एक दौर था 84,000 गया, उसके बाद आपने देखा रहेगा 34,000 तक नीचे आया था, और वहाँ पर से अब 1.25 लाख के दरमियान है। कल कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अगर युद्ध शुरू हो रहा है, टेक्निकल यानी कि मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि चांदी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अगर आप मानो तो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, तो चांदी के रेट वहाँ पर धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपके कोई भी
आपका कोई भी टेक्निकल वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर आप चांदी को कैसे क्या बोल सकते हो कि इतना रिटर्न आएगा। हाँ, अभी कुछ बैंक्स गोल्ड के साथ चांदी भी खरीद रहे हैं, तो ये डिमांड क्रिएट करने वाली चीज़ है। हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चांदी भी उतना परफॉर्म करे, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड के इतना परफॉर्म वो नहीं कर पाएगी। महेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन है और कहीं ना कहीं चांदी से बेहतर गोल्ड ही रिटर्न दे सकता जी। है। सर, मैं आपकी ही जर्नी पे आना चाहूँगी। देखिए, गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड ने आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जी लाए। जी मैं जी। चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आखिर क्या वो शुरुआत थी, कैसे गोल्ड ने आपकी ये तकदीर या फिर चीज़ें बदली हैं लाइफ की। मैं मेरे बारे में भी बता दूं थोड़ा सा कि मैं एक्चुअली मेरा जन्म हुआ रसिकलाल जी शांतिलाल जी लुनिया जी के घर में, तो वो थे शॉपकीपर। तो मैं बनिया हूँ, वैसे जैन हूँ। तो जैन व्यापारी लोग एक ही काम करते हैं, तो व्यापार करेंगे नहीं तो साहूकारी करेंगे। तो मैं पिताजी के साथ व्यापार कर रहा था। आयु 20 की थी मेरे पिताजी की, थोड़ी सी ज़मीन आई, तो फिर मैं खुद का बिजनेस बाहर करने के लिए चला गया। तो वहाँ पर मैंने शुरू किया, साहूकारी शुरू कर दी। तो साहूकारी शुरू करने के बाद पैसा तो आता है, और मैंने एक थोड़ी सी एक चीज़ ऐसी चालू की कि जो पैसा वसूल हो, इसलिए गांव के ही लोग वहाँ पे मैंने एज अ पार्टनर चुने। तो मैं जिसे पैसा देता था वहाँ पर से तो 100% वसूली होती थी। अच्छा, ब्याज भी अच्छा आता था। और वो जो बंदे थे वो मुझसे थोड़े से एज में बड़े थे, तो मेरा आने वाला पैसा खर्चा कई बार होता नहीं था। तो फिर खर्चा ना होने वाला पैसा जाएगा कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट के लिए फिर शेयर मार्केट। तो मैं 1996-7 से मैं शेयर मार्केट में हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर से मुझे ये जर्नी शुरू हो गई। 2003 में MCX मार्केट में आया। और आपको पता है नहीं पता है, लेकिन शेर खान जो है आज का, वो पहले हुआ करता था SS कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो उनका मैं तब से लेकर फ्रेंचाइजी ओनर था आज तक, और मेरा फ्रेंचाइजी कोड है 371। आज के आपके अगर आप फ्रेंचाइजी देखते हो तो उनके 17 डिजिट कोड नंबर रहता है, तो मेरा 371 है। तब से लेकर मैं मार्केट में हूँ। और कमोडिटी 2003 में आया। शेर खान के रिसर्च हेड जिगर पंडित, इन्होंने मुझे कमोडिटी में ज़्यादा पूछ किया। तो मैं वहाँ पर आने के बाद 2003 से लेकर 2008 तक मैंने हर एक कमोडिटी में काम किया है। तो मैंने क्रूड को भी देखा है, मैंने आपके एल्यूमिनियम को देखा है, कॉपर को देखा है, चांदी को देखा है, गोल्ड को देखा है, शुगर शेयर को देखा मार्केट को है। देखा है। ये कमोडिटी, शेयर मार्केट तो उससे पहले था। तो लेकिन ये कमोडिटी तो देखा है। तो यहाँ पर मुझे एक गौर करने वाली चीज़ बता दूं मैं आपको कि गोल्ड इज़ दैट कमोडिटी जो सस्टेनेबली आपको देखिए आप बढ़ती बढ़ती जाएगी। मैं जैसा हाथ कर रहा हूँ वो वैसे ही बढ़ रही है। वो एकदम से थोड़ा कम आती है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि एकदम से ज़्यादा हो जाए। तो एकदम से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो मैंने ये प्रोडक्ट थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद 2008 से लेकर 2011 तक मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया। अच्छा। 36 अकाउंट्स में काम किया मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि दिस इज़ दैट प्रोडक्ट, ये प्रूवन है कि हम इसे हर एक क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। वो होने के बाद मैंने इसे मार्केट में लेके आया। 14 दिसंबर 2011 विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड की इनकॉर्पोरेट डेट है। आज हम 15 साल हो गए मार्केट में हैं, और हम लोगों को डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ पैसा तो बनता है हमारा, बनिया हूँ तो पैसा बनाऊंगा, लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे देश को, हमें फिर से एक बार, भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनानी है। या तो फिर जैसे मोदी जी, या तो फिर सभी बोलते हैं कि विकसित भारत का सपना देखना है। तो यस, 2047 से पहले, 2047 से पहले अगर भारत को, आपको विकसित भारत बनाना है, तो लोगों को फिजिकल गोल्ड का महत्व कम करके डिजिटल में शिफ्ट करना चाहिए। ये मेरी खुद की भी राय है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी में भी आया। आज इतने साल में हम 9000 से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे पा रहे। 282 केजीज गोल्ड का हम बुकिंग डिपॉजिट करते हैं। इतना पोर्टफोलियो हम संभालते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी गुड जर्नी मेरे लिए। मैंने काफ़ी सारे, उससे पहले मैंने काफ़ी सारे चीज़ें करी। जैसे मैंने आपको बता दूं, मैं गैस तक बेचे हुए हैं, मैंने समोसा तक बेचा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें की है मैंने। लेकिन आज बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाला कोई
कोई एक बंदा अपनी बहन की शादी के लिए 3 साल का 3 साल के लिए हमारे साथ गोल्ड बुकिंग करता है, 3 साल के बाद वो गहने लेके अपनी बहन की शादी करता है। वो जो खुशी के आंसू देखता हूँ या तो फिर वो चीज़ देखता हूँ, आज भी मुझे रोंगटे आते हैं कि वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कई कारोबारी हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको जो आइडियाज़ देता हूँ, जो उनको मैं चीज़ें बताता हूँ, और उनको लिटरली आप मानिए ना मानिए लेकिन 0% पे पैसा कैसे बना सकते हो आप अपने ही गोल्ड का, ये मैंने उनको बताया। और उसके बाद उन्होंने जो स्कीम्स करी है वो इतने बड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने तो पैसा बना लिया, लेकिन उसके साथ मैंने 10 लोगों का पैसा बनाया या 10 लोगों की जीवन सुधारा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी मेरा यहाँ पर का बहुत अच्छा, यानी कि मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ यहाँ पर। सर बिल्कुल, जिस तरीके से व्यूअर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पायर भी वो हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए एक गोल्ड के जरिए सोचिए आप कहाँ से कहाँ निकले हैं। और जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, उनका पोर्टफोलियो भी मजबूत बनाना, उनको सही दिशा देना, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बुरे वक्त में उनका वो साथी बन जाता है। महेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो सर ऐसा हो जाता है कि आप उनको जैसे कि थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड से इतर होके साइड हट के आप उन्हें डिजिटली थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से इसमें आगे जाना चाहिए, तो कितना ज़्यादा ये चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है? बहुत चैलेंजिंग था पहले, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैं मेरे मामा जी से यही बात कर रहा था, तो मामा जी का कुछ एक काम मैं कंटिन्यूसली कर रहा था और उनके लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा था। लेकिन जब मैंने गोल्ड के बारे में बताया, देखिए उनका कोई नज़रिया गलत नहीं था। उन्होंने मुझे क्या बताया कि आपके ऊपर विश्वास क्यों करूं मैं, तो ये चीज़ें थी, तो वो चीज़ मैं कैसे निकालनी है ये सीख चुका हूँ उसके बाद। और लोगों को मैं जब वो बताता हूँ कि आपको यहाँ पे फ़ायदे क्या होने वाले, कैसे होने वाले, मैं फ़ायदा कैसे लेने वाला हूँ, आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले, जितने ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं ना, उसके कारण मेरा वो इतना ये नहीं रहा मेरे लिए, वो बैरिकेटर इतना एकदम से निकलते जा रहे थे। और आज इतना बढ़िया रास्ता हो चुका है हमारे लिए कि इन्वेस्टर एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं। आप बिलीव करिए, आपके नोएडा में से भी है मेरे साथ कस्टमर्स, यूके में से भी है, कनाडा में से भी है। तो इन्वेस्टर अभी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है 14 साल में हर बार रिटर्न्स आते हैं, पैसे उनको चाहे तब मिलते हैं जब उन्हें चाहिए। 24 आवर्स में आपके उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, या गोल्ड चाहिए तो उनके ज्वेलर के थ्रू गोल्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो इसी कारण आगे बढ़ पाता हूँ। तो मुझे आसान होता है उल्टा अभी कि लोगों को समझाना। महेंद्र जी, जिस तरीके से आप लगातार फिजिकल गोल्ड से इतर होके आप ये जोर दे रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड आज के वक्त में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं वो समझ पाए होंगे कि डिजिटल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो महेंद्र जी के द्वारा जो तमाम टिप्स उनके द्वारा दी गई हैं उनको आप फॉलो करें और समझें कि किस तरीके से ये आने वाले वक्त में आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे व्यूवर्स को तमाम टिप्स देने के लिए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही दोस्तों, अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।